हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में वायु प्रदूषण के बारे में और जो वायु प्रदूषण के प्रभाव होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, उसी वायु प्रदूषण का ही एक प्रभाव है हरित गैस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो मानव की प्रकृति विरोधी कार्य है उसके कारण जो वायुमंडल है उसका संतुलन, वायुमंडल में जो जलवायु क्लाइमेट है उसका संतुलन खराब हो रहा है। और जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की दहन और ज्वलन क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जा रही है, उसकी वजह से एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसमें जो वायुमंडल में अपना उसका तापमान लगातार प्रोग्रेसिव रूप से बढ़ता जाता है। यानी जो वायुमंडल है उसमें विसर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के और जो अन्य कुछ गैसें हैं उनकी वजह से एक ब्लैंकेटिंग इफेक्ट यानी आवरण प्रभाव, यानी वायुमंडल के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है इन प्रदूषक गैसों का, जिसके कारण पृथ्वी की जो सतह है उसका प्रगामी तपन या प्रोग्रेसिव वार्मिंग होती है। उसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। होता क्या है, जैसे हमने बात की कि ये जो प्रदूषक गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और अन्य गैस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आदि, ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल के, हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर, यानी हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी गोल के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। उस वायुमंडल में एक परत का निर्माण कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है उसका प्रकाश पृथ्वी की सतह पर तो आता है, लेकिन इस प्रदूषकों की जो परत है इसकी वजह से बाहर वापस वो गर्मी निकल नहीं पाती है, जिससे जो हमारी पृथ्वी का तापमान है या पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। और ये प्रोग्रेसिव वार्मिंग ही क्या कहलाती है, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसके बहुत सारे, यदि हम इसके कारणों की, तो हरित गैस प्रभाव की परिभाषा यही है कि वायुमंडल में विसर्जित कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनकी वजह से पृथ्वी की सतह का प्रगामी तपन या प्रोग्रेसिव वार्मिंग होती है, जिसको हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैसों की बात करें, आपसे पूछे कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें, तो उसमें आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड है मेन, दूसरा मीथेन है और तीसरा अन्य गैसें हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसी गैसें आती हैं। अब हम बात करते हैं जो हरित गृह प्रभाव के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के कारण। तो हरित गृह प्रभाव के कारणों की यदि हम बात करें तो मोटे तौर पर हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के कारक होते हैं। एक तो प्राकृतिक कारक होते हैं और दूसरे मानव जनित कारक होते हैं। ठीक है, और मानव जनित, प्राकृतिक को हम नेचुरल कॉजेज कहते हैं और मानव जनित को एंथ्रोपोजेनिक कारक कहते हैं। तो प्राकृतिक कारकों में हम मानते हैं कि प्रकृति में जो अत्यंत दीर्घ अवधि है उसमें तापमान के परिवर्तन के चक्र चलते रहते हैं। ठीक है, नेचुरल कॉजेज में यदि हम बात करें तो जो नेचर है उसमें एक लंबी समय अवधि में तापमान के परिवर्तन के चक्र चलते हैं, जिसके कारण कभी पृथ्वी अत्यंत गर्म होने लगती है तो कभी अत्यंत ठंडी हो जाती है और हिमयुग, आइस एज आती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि जुरैसिक काल जैसे है, जुरैसिक काल के समय प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव से ही जो
पृथ्वी है उसका औसत तापमान में 5% की वृद्धि हो गई और उसी की वजह से जो डायनासोर जैसी प्रजातियां रेप्टाइल्स की वो नष्ट हो गई थी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, उसका तापमान लंबे समय बेटा, लेकिन ये अपेरेंट नहीं होगा। ये 1 साल 2 साल या 10 साल 20 साल की बात नहीं है कि तापमान बहुत बढ़ जाए बहुत कम हो जाए, लेकिन लंबे समय में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का तापमान बढ़ता या कम होता रहता है। कभी अत्यंत गर्म हो जाती है पृथ्वी, तो कभी कभी हिमयुग का आगमन हो जाता है। तो ये प्राकृतिक कारण है, लेकिन ये बहुत लंबे हैं, हजारों करोड़ साल लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जो प्रकार के कारक हैं जो हरित गृह के कारण बनते हैं, वो है मानव जनित एंथ्रोपोइजिक कारण। एंथ्रोपोइजिक कारणों में हम मानव जनित जो क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस से वातावरण में विमोचित की जाती हैं, वो सभी गतिविधियां एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित कारण बनते हैं। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वो है जीवाश्मीय ईंधनों का उपयोग या जीवाश्मीय ईंधनों का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। कोयला, पेट्रोलियम आदि जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम अक्सर देखते हैं कि जो कोयले का उपयोग है वो हम थर्मल पावर स्टेशंस में या जो ताप विद्युत गृह होते हैं उनमें करते हैं। धातु या जो अयस्क हैं उनको पिघलाने के लिए जो फर्नांसेस होते हैं, भट्टियाँ होती हैं, उनमें भी हम कोयले का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्लूइड, कैरोसिन आदि की बड़ी मात्रा में खपत होती है। और हम जो घरेलू गैस उपयोग करते हैं एलपीजी, वो भी क्या है, एक जीवाश्मीय ईंधन है। तो इन सभी के दहन से ये क्या है, सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना। जितने भी जीवाश्मीय ईंधन है ये क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जब इनको जलाते हैं तो इन हाइड्रोकार्बन्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित कारण है जीवाश्मीय ईंधनों का उपयोग या दहन। दूसरा, लकड़ी का दहन, वुड बर्निंग जो है। तो हम, क्योंकि भारत में आप देखते हो हम लोग क्या है, कृषि पर निर्भर हैं ज़्यादातर यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, गांव में रहती है। तो वो बहुत सारा ईंधन, लकड़ी का ईंधन उपयोग करते हैं। तो घरेलू और औद्योगिक और जो फॉरेस्ट फायर जैसी और जो बायोलॉजिकल डिस्पोजल होता है हॉस्पिटल्स का, उसको जो जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है या वन विनाश है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। वनों के दोहन अर्थात वन विनाश से डबल नुकसान होता है अपना। एक और लकड़ी के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो दूसरी ओर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करने वाले जो पौधे होते हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम हो जाते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग की एक्टिविटीज़ है, पशुपालन और कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उनमें भी इन गैसों की मात्रा बढ़ती है। उसकी वजह से भी इन गैसों की मात्रा बढ़ती है। जैसे पशुओं की जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें पाचन की गतिविधि में मिथेन उत्पन्न होती है। CH4 का उत्पादन जो पशु होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिथेन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो पशुपालन और कृषि संबंधित गतिविधियां हैं उनकी वजह से भी ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें उत्पन्न होती हैं। जैसे पशुओं की आंत में जो पाचन गतिविधियों में मिथेन उत्पन्न होती है, और जो वनस्पति हैं वो प्रकृति में सड़ती रहती हैं और उनके सड़ने से भी मिथेन बनती है। इसके अलावा जो चावल की खेती की जाती है उसमें भी, क्योंकि एक्सेस में वाटर भरा होता है, तो वहाँ पर भी चावल की खेती जहाँ होती है वहाँ पे भी मिथेन का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। इन सब का बढ़ना
वातावरण के लिए घातक होता है और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। तो जो वैसे आपको बात करें कि जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें हैं, तो हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा मीथेन और उसके अलावा बहुत सारी और अन्य गैसें। लेकिन यदि पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो मीथेन की सबसे ज़्यादा है। मीथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट 21 गुना ज़्यादा करती है वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो मीथेन है वो 21 गुना अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाती है। लेकिन क्योंकि मात्रा किसकी वातावरण में ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा लिबरेट होती है, इसलिए मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्ष मीथेन गैस है। सबसे ज़्यादा यदि इफिशियंसी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने की देखें तो किसकी है, मीथेन की है। इसके अलावा जो मानव जनित कारण हैं उनमें हम देखते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका उपयोग जनरली हमारे जितने भी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है। ये गैसें मानव जनित गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है और ये सभी गैसें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये हरित गृह प्रभाव दर्शाती हैं। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये लगातार वातावरण में बढ़ती जा रही है, और मीथेन है ये भी जैसे जैसे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, उसकी वजह से बढ़ती जा रही है वातावरण में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके वातावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो हरित गृह प्रभाव या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पहली बात तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके गांव में आपके शहर में ही है, ये क्या है, एक ग्लोबल फिनोमिना है, ये पूरे विश्व में प्रभाव उत्पन्न करता है। भाई गैसें कहीं भी उत्पन्न, लेकिन लेयर तो पूरी पृथ्वी के ऊपर बनेगी, तो ये प्रभाव पूरी पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, ना कि केवल लोकल। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये स्थानीय नहीं होकर क्या है, व्यापक या भूमंडलीय प्रभाव है जो पूरे पृथ्वी का जो प्लानेट है उसको प्रभावित करता है। क्या प्रभाव पड़ता है, पहला प्रभाव जो पड़ता है वो है मौसम और जलवायु पर प्रभाव, दूसरा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, तीसरा वर्षा में वृद्धि, चौथा बर्फ का पिघलना और समुद्र तल की ऊंचाई का बढ़ना, पांचवा समुद्र का अम्लीयकरण व संतुलन। फिर इसके अलावा जो पैथोजन्स है, बीमारियों उत्पन्न करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है तथा कीट है उनकी संख्या में वृद्धि। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव जो वन्य जीवन है उस पर भी पड़ता है। तो मौसम व जलवायु पर प्रभाव की हम बात करें, इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, तो तापमान के प्रभाव के कारण जो संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु या मौसम है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण जो वर्षा और जो मानसून है वो अनियमित हो जाता है और जो विंड सर्कुलेशन है पृथ्वी पर वो भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जो चक्रवात होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है और मौसम में फ्लैक्चुएशंस बढ़ जाते हैं। गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो मौसम में क्या है, चरम गर्मी, चरम वर्षा, चरम ठंड जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि की बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैसें हैं उनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश आता है उसकी जो कम तरंग दैर्ध्य वाली इंफ्रारेड विकिरण है
उनके अवशोषण की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है और पहले की तुलना में बाहर जाने वाले विकिरण घटते हैं, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। इसको इस तरह से समझिए कि जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका एक आवरण बन गया, एक लेयर बन गई। तो सूर्य के प्रकाश में तो आप देखते हो, जब उसकी तरंगों की बात करते हैं तो कौन सी तरंग है, EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है। उसमें बहुत सारी तरह की तरंगें होती हैं, विभिन्न कलरों की तरंगें होती हैं, तो उनका तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होता है। तो पेंट्रेट तो सारा स्पेक्ट्रम जो होता है सूर्य के प्रकाश का वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, लेकिन जो कम तरंग दैर्ध्य वाली या इंफ्रारेड्स जो वेव्स होती हैं सूर्य के प्रकाश में, उनका परावर्तन पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में नहीं हो पाता है, तो लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो वर्षा में वृद्धि की बात है, तो तापमान जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो पृथ्वी पर होने वाली वर्षा काफ़ी प्रभावित होती है। वर्षा के स्वरूप में क्या प्रभाव आएगा? इसके स्वरूप में ये प्रभाव आएगा कि जो क्षेत्र शुष्क हैं वो हरे भरे हो सकते हैं, वर्षा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनके फैलने की भी संभावना है। तो जहाँ मैंने क्या कहा, ये क्या है, कोई भी इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, यानी ठंड है तो ठंड को बढ़ा देंगे, गर्मी है तो गर्मी को बढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये पूरे उसको प्रभावित करता है, और वर्षा है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आज फॉरेस्ट है वो हो सकता है कल हरे भरे मैदान बन जाए, और जहाँ पर हरे भरे मैदान है वो क्या हो सकते हैं, भविष्य में जंगल रेगिस्तान बन सकते हैं, या रेगिस्तानों का विस्तार हो सकता है। तो जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप में करें सहारा रेगिस्तान की, तो इसका जो इलाका है वो उत्तर की तरफ फैल सकता है। अगला जो दुष्प्रभाव है वो है बर्फ का पिघलना या समुद्र की तल की जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि। भूमंडलीकरण, भूमंडलीय जो ताप है उसमें वृद्धि के कारण ध्रुवीय ध्रुवों पर और जो पहाड़ों पर बर्फ है वो क्या कर होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेगी। इसकी इस बर्फ के पिघलने से जो नदी और समुद्र है उनका जलस्तर बढ़ता है, और अनुमान यह है कि 2100 में 110 से 770 की वृद्धि समुद्र के जलस्तर में हो सकती है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे, क्योंकि अनेक देशों में बड़ी संख्या में लोग नदी और समुद्रों के तटों पर रहते हैं। अतः उनसे उनके जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, आवास हैं, वो छिन जाएंगे। वह भविष्य में एक लंबे समय की बात करो तो हो सकता है कि आपका मुंबई शहर समुद्र में डूब जाए। समुद्र के जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये बहुत समुद्र के तल से ज़्यादा ऊंची जगह स्थान नहीं है, तो इनकी संभावना रहती है। बहुत सारे द्वीपीय देश हैं जो समुद्रों के बीच में बसे हुए हैं, उनमें लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो उनके डूब जाने का खतरा है। अगला जो प्रभाव है वो है समुद्र का अम्लीयकरण या संतुलन। लगातार होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है उसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाती है, और ये अम्ल क्या है, जल के द्वारा समुद्र में फैल पहुंचते रहते हैं। तो लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है उसके कारण जो समुद्र हैं वो एसिडिक हो रहे हैं, अम्लीय हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये समुद्र क्या होते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो एक बड़ा भाग जो कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में होता है वो समुद्रों के द्वारा सोख लिया जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वर्तमान समय में समुद्र के में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है उससे 60 गुना ज़्यादा है। ये सिक्वेस्ट्रिंग का काम करती है, समुद्र जो होते हैं CO2 सिक्वेस्ट्रिंग का काम करते हैं, और CO2 के बढ़ने पर जो समुद्र है उनमें जो शैवाल होते हैं उनके जो बायोमास होता है उसमें वृद्धि होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड समुद्रों में बढ़ेगी तो जो समुद्री शैवाल हैं उनका जैवभार बढ़ेगा। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब समुद्रों में बढ़ती है तो लाइमस्टोन्स जो होते हैं
चूने के पत्थर जो होते हैं उनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रभाव है वह है कीटों की संख्या में वृद्धि से बीमारियों में वृद्धि और फसल में कमी। तो जो ठंडे क्षेत्र हैं उनमें तापमान में वृद्धि होने लगती है तो कीटों का वहाँ पर माइग्रेशन और पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, संख्या में वृद्धि होती है, जिससे फसलों को ये क्षति पहुंचाते हैं। मच्छर है, मक्खी है, जैसे जो इंसेक्ट्स हैं एक्सापोडा के, वो कीट मानव जाति में बहुत सारे रोगों को भी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है आदि इस तरह की जो बीमारियां हैं। इसके अलावा जो वन्य जीवन पर प्रभाव की हम बात करें तो भूमंडलीय तापमान के बढ़ने से या इसके परिणाम स्वरूप आने वाले जो परिवर्तन हैं उनसे ताप और पीएच के प्रति जो संवेदी जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनकी संख्या घटने लगती है या वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। समुद्र में रहने वाले बहुत सारे कोरल्स हैं, उन पर भी इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव देखा जा रहा है। तो जो कोरल रीफ्स होती हैं वो भी डैमेज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हरित गृह प्रभाव है या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको का नियंत्रण कैसे किया जाए या इसके मिटिगेशन के लिए मिटिगेशन कैसे हो। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो अधिक उत्सर्जन है उसके नियंत्रण के उपाय क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के उपाय। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कम कार्बन युक्त ईंधनों का उपयोग करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेज हैं वो वायुमंडल में कम से कम लिबरेट हों। कार्बन युक्त ईंधनों के स्थान पर हम दूसरे जो ईंधन है उनका उपयोग करें, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें। दूसरा, जो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है, उनके उत्पादन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अल्टरनेटिव जो प्रशीतक है उनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस में किया जाना चाहिए। और दूसरा, जो वनों का विनाश है उसको रोका जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। और ऊर्जा उत्पादन की जो दक्षता है उसको बढ़ाना चाहिए, उपयोग और उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। कार्बन मुक्त ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ज्वारीय हाइड्रो जो एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रो टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह की जो कार्बन मुक्त ऊर्जा के तरीके हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। CFC के स्थान पर अन्य जो वैकल्पिक साधन है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इन सभी उपायों को यदि हम अपनाएं तो ये जो विश्वव्यापी ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।